Hello students, welcome to this part fifth of life process nutrition. इस पार्ट फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके रिएक्शंस कौन से होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. First of all, photosynthesis, again the same definition. Photosynthesis is an oxygenic, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट होते हैं इसीलिए ऑक्सीजनिक प्रोसेस by which green plants synthesize simple sugar, C6H12O6, glucose or starch. This is called simple sugar from atmospheric carbon dioxide and groundwater using the energy of the absorbed sunlight. और रिएक्शन आप हमेशा ऐसे शो करेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and chlorophyll gives this glucose, which is food, and water and oxygen. Now basic जो reactions होते हैं आपने सालों से जो पढ़ा है उसमें सीधे सीधे आप डेफिनेशन लिखते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर लेते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो इतना सीधा रिएक्शन नहीं होता है, वो पार्ट्स में होता है जिसे हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. पहला पार्ट होता है लाइट रिएक्शंस, या इसको आप कह सकते हैं फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि इसमें लाइट ज़रूरी होती है, बिना लाइट के ये फेज पॉसिबल नहीं है, इसलिए लाइट रिएक्शंस. द रिएक्शन ऑफ दिस फेज आर ड्रिवन बाय लाइट एनर्जी. सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन पूरा के पूरा डिपेंड करता है लाइट एनर्जी पे, और इसमें दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं. आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, ये फोटोसिंथेसिस का शायद वो पार्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर्स में लिखेंगे. ये दो प्रकार का होता है लाइट रिएक्शन, और इसमें पहला काम होता है अगेन जो पहले हम पढ़ चुके हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. अभी तक आपको बार बार पढ़ने से समझ में भी आ गया होगा. उसमें फोटो मीन्स लाइट की मदद से, लिसिस मीन्स टूटना, पानी का मॉलिक्यूल को लाइट की मदद से तोड़ना. फोटोलिसिस, वाटर इज स्प्लिट इन दिस प्रोसेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस, अलग अलग हो जाते हैं, एंड फाइनली जिसमें से प्लांट हाइड्रोजन को रख लेता है लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है. इसीलिए डेफिनेशन में लिखा था ऑक्सीजेनिक प्रोसेस. तो आप देखेंगे कि वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए जिसमें से ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाते हैं, तो उस हाइड्रोजन का क्या होता है. ओके, नाउ दूसरा पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ असिमिलेटरी पावर. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल, प्लांट में नॉर्मली भी एनर्जी होती है, क्लोरोफिल में इसमें उसमें जो एग्जिस्टिंग एनर्जी होती है वो भी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती है इतने रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सो जब सनलाइट गिरती है उसके सरफेस पे, तो क्लोरोफिल उससे एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्लोरोफिल में कैपेसिटी होती है कि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी में. सो व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल, photons are absorbed so as to excite electrons. excite का मतलब एनर्जी लेवल बढ़ाना. प्लांट में पहले से एनर्जी थी और एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है एक्साइटेड लेवल पे टू हायर एनर्जी लेवल, और दीज एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर देन हार्नेस्ड. और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की मदद से प्लांट दो काम करते हैं. एक तो एटीपी बनाते हैं एडीपी से. ये थोड़े हार्ड वर्ड्स लगेंगे आपको, लेकिन फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. एडीपी प्लांट की बॉडी पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. एडिनोसाइन और एडिनोसिन बोलते हैं कई लोग. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट दो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, इसीलिए डाइफॉस्फेट. और इस रिएक्शन में जब प्लांट एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है तो ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो बेसिकली डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, और एटीपी इंपॉर्टेंट है, इसको एनर्जी करेंसी माना जाता है. जैसे हमारी दौलत, तो दौलत को मेजर करने के लिए यू हैव रुपीज. सो रुपीज यू कैन से द यूनिट ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी. बिल्कुल वैसे ही बॉडी में कितनी एनर्जी है उसको एटीपी से यूनिट मेजर किया जाता है. तो एटीपी इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी. तो पहला स्टेप होता है इसमें कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है उससे प्लांट एडीपी को यानी डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. तो कन्वर्जन ऑफ ADP to ATP, and this reaction is called photophosphorylation. फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि फॉस्फेट से रिलेटेड है, आपने पहले ही सुना. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाना, इसीलिए फोटो, क्योंकि लाइट की मदद से हो रहा है फोटोफॉस्फोरिलेशन. और दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है टू रिड्यूस NADP टू
इसका फुल फॉर्म होता है निकोटीन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसको कन्वर्ट करना NADPH में, देखिए पहले H नहीं है और बाद में H आ गया। आपने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ NADP2 था वो, जो अब NADPH हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन, और इसीलिए लिखा हुआ है टू रिड्यूस NADP, ओके, एंड रिड्यूस NADP टू NADPH। इसका मतलब वो जो ये H कहाँ से आया, वो जो पानी का मॉलिक्यूल टूटा था अभी, उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है लेकिन हाइड्रोजन पर, तो वो हाइड्रोजन यहाँ आता है टू कन्वर्ट NADP2 इनटू NADPH। तो बेसिकली आप समझिए लाइट रिएक्शंस में पहले सनलाइट से एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल पहले पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में करते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, बचता है हाइड्रोजन, और फिर ADP टू कन्वर्ट इनटू ATP एंड NADP इज रिड्यूस टू NADPH। ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं और ये दोनों ही एनर्जी को बढ़ाते हैं, और ये बढ़ी हुई एनर्जी आगे जाके डार्क रिएक्शन में काम आएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे एनर्जी लेवल बढ़ेगा नहीं, पावर बढ़ेगा नहीं प्लांट का, तो डार्क रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो, ओके। इसलिए लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट माना जाता है। दिस रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना। खास बात, ये कहाँ पे होता है, ग्रेना। आप रिकॉल करेंगे अगेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो कॉइन्स जैसे थे जिनको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स, और उसके पूरे बंडल को कहा जाता है ग्रेना, और उसी पर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्योंकि ये क्लोरोफिल पे बेस्ड रिएक्शन है, ये ग्रेना में होता है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज डार्क रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शंस अंधेरे में होते हैं। डार्क रिएक्शन मीन्स जस्ट कि इन्हें लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। लाइट हो तो भी ये रिएक्शंस होंगे और लाइट नहीं होगी तो भी ये रिएक्शन होंगे, मतलब ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में था, समझिए आप, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। ये बायोकेमिकल फेज है, वो फोटोकेमिकल फेज था, लाइट पे डिपेंडेंट था, ये बायोकेमिकल फेज है। इट इज एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें लाइट के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच कैन अकर बोथ इन लाइट एज वेल एज इन डार्क। कॉमन पाथवे ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज इज साइक्लिक सीरीज, और ये एक प्रकार की साइक्लिक रिएक्शंस होते हैं, बार बार साइकिल जैसे रिएक्शंस होते हैं, और इसीलिए इसको साइंटिस्ट के नाम पे कहा जाता है केल्विन साइकिल। सो डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा। खास बात, ये वाला जो पार्ट है डार्क रिएक्शन, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो आपको खाली फ्लूइड मैट्रिक्स वाली जगह दिख रही थी, स्ट्रोमा, उसमें होता है। सो द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन is grana and site of dark reaction is stroma of the chloroplast. In this cycle carbon dioxide combines with, खास बात, लाइट रिएक्शन में आपने देखा तीन इंपॉर्टेंट चीज है। पहला फोटोलिसिस, पानी के मॉलिक्यूल का टूटना इनटू HNO, और फिर कन्वर्शन ऑफ ADP टू ATP एंड देन रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH, जबकि हालांकि वो दोनों एनर्जी के फॉर्म है, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी की मदद से अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, आपने देखा था रॉ मटेरियल में थे प्लांट के सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल तो आपने देख लिया, उसने अपना काम लाइट रिएक्शंस में परफॉर्म किया। बचा कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ पे यूज होता है। इन दिस साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ, जैसा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, इट कंबाइंस विथ ए ऑलरेडी अकरिंग 5 कार्बन शुगर कॉल्ड रिबुलोज बाइफॉस्फेट। प्लांट में ऑलरेडी एक 5 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 होता है, दैट मीन्स वो 6 कार्बन शुगर है, जबकि प्लांट में ऑलरेडी एक जो होता है वो 5 कार्बन शुगर वाला C5 वाला जो होता है उसका नाम होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वो इसके साथ कंबाइन होता है। तो ऑब्वियसली पहले से वो 5 कार्बन कंपाउंड था और कार्बन डाइऑक्साइड से उसको एक कार्बन और मिल जाता है, तो अब वो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। हालांकि ये वो 6 कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन ये भी 6 कार्बन हो जाता है। द रिजल्टिंग 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल। ये हो तो जाता है 6 कार्बन कंपाउंड वाला, लेकिन ये अनस्टेबल होता है थोड़ा, और इसीलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए
ये C3 वाले 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, मतलब क्योंकि वो कार्बन 5 था, उसने एक कार्बन लेके C6 हुआ, लेकिन फिर वो C6 के 2 टुकड़े C3 वाले 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। वो जो C3 वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, एंड दिस कंपाउंड इज फाइनली कन्वर्टेड, और फिर वो जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फाइनली फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं 6 वाले में, लेकिन अब की बार जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है वो वही होता है जो प्लांट को चाहिए, दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ इसमें शॉर्ट में। प्लांट में ऑलरेडी अकरिंग 5 कार्बन शुगर कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, और प्लांट ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है उसको एब्जॉर्ब करके वो 6 वाला हो जाता है, 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन वो अनस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होता है जो ग्लूकोज नहीं है। तो वो पहले C3 वाले 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहलाता है, और फिर वो वापस से आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं मिलके, और अब एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहा जाता है ग्लूकोज। और क्योंकि इस प्रोसेस में कार्बन का इस्तेमाल किया इन्होंने, कार्बन को फिक्स कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि रिब्यूलोस 5 कार्बन था, उसने एक कार्बन और ले लिया 6 करने के लिए, इसीलिए कार्बन फिक्सेशन। हालांकि इस रिएक्शन के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसको प्लांट ऐसे नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता। यही कारण है कि इसके लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम द ATP एंड NADPH जो लाइट रिएक्शन में बने थे। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी होती है वो लाइट रिएक्शन से आती है, जनरेटेड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। इट कैन बी सेड दैट हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लांट ने लिया था पहले कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, और बाद पानी के मॉलिक्यूल्स में से आ गया हाइड्रोजन। सो जब कार्बन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन भी आ जाए तो ये मिल के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज ये सिंपल फॉर्म माना जाता है शुगर का। इट अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। प्लांट नॉर्मली ग्लूकोज का एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, लेकिन उसको उसी फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाता है वो, तो उसको कन्वर्ट कर लेता है, तो उसके मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ग्लूकोज का कहलाता है स्टार्च। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। सो बेसिकली ग्लूकोज सिंपल शुगर है और उसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है स्टार्च। तो ये थे मेन 2 स्टेप्स, आप समझिए, फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और आंसर्स फ्रेम करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इस वीडियो में जो है वो कुछ फैक्टर्स, दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमेशा नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी फास्ट होता है, और वो कई बातों पर डिपेंड करता है। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो प्लांट टू प्लांट डिफर करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो कॉमन होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में लाइट पे डिपेंड करता है कि उस दिन कितनी लाइट अवेलेबल है या नहीं है, बदली छाई हुई है कि धूप है, वो उस पर डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उस एटमॉस्फेयर में कितनी मात्रा में अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, कितना लोअर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है। जैसे नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हायर टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का स्पीड ज़्यादा होता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, एक फिक्स टेम्परेचर तक, उसके बाद नहीं। ओके, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल उस प्लांट में है या नहीं है। अक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मीन्स जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, दैट इज ऑक्सीजन या ग्लूकोज। तो जैसे पहले से अगर प्लांट में स्टोर्ड ग्लूकोज है तो फोटोसिंथेसिस वो धीरे परफॉर्म करेगा। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे हमने सुबह खाना खाया और एनर्जी स्टोर्ड है, हमने आज दिन भर कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया, तो आपकी सवेरे की एनर्जी स्टोर्ड है आपकी बॉडी में, तो शाम को क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड है आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसे ही अक्यूमुलेटेड है या नहीं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, उस पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। और लास्ट चीज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आयंस, कई प्रकार के आयंस, जैसा हमने शुरू में देखा पोटेशियम आयंस वगैरह पे डिपेंड करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, कि स्टोमेटा ओपन रहेंगे, क्लोज होंगे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आयंस भी होते हैं, तो इन पे डिपेंड करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ
फोटोसिंथेसिस।